चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए कोर्स के वीडियो को। और वो नया कोर्स है गूगल क्लाउड। बहुत सारी डिमांड आई मेरे पास, सर गूगल क्लाउड की वीडियो को बनाइए। कई तो ऐसे बंदे हैं जो 6-6 8-8 महीने से गूगल क्लाउड की वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं गूगल क्लाउड के वीडियो को बनाना। तो जैसे कि आप सबको पता है, गूगल क्लाउड भी अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर चुका है। गूगल क्लाउड वो लोग प्रिफर्ड करते हैं गूगल क्लाउड में अपना डेटा सेंटर लगाना जिन लोगों का प्लान ऐसा होता है कि पूरा का पूरा इंफ्रा और पूरा का पूरा डेवऑप्स का जो सेटअप है वो पूरा का पूरा कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में करना चाहते हैं। पूरा डेवऑप्स इन्वायरमेंट जो है वो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में सेटअप रखना चाहते हैं। वो लोग गूगल क्लाउड को प्रिफर्ड करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। अगर ये टर्म्स नहीं क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में लग जाएगी। ठीक है। तो बहुत सारी डिमांड आई, सर गूगल क्लाउड को स्टार्ट करिए, और गूगल क्लाउड मुझे स्टार्ट करना ही था। आप लोगों को भी पता है हम लोगों का AWS क्लाउड कंप्लीट है, एजोर क्लाउड कंप्लीट है, और गूगल क्लाउड को भी लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज से मैं गूगल क्लाउड के वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल क्लाउड के इंट्रोडक्शन को, क्लाउड शब्द को समझेंगे, क्लाउड के टर्म्स को समझेंगे, क्लाउड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इस चीज को समझेंगे पहले। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, गूगल क्लाउड। ठीक है, क्या कर रहे हैं गूगल क्लाउड। तो एक एक वर्ड को पहले क्लियर करेंगे जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाए या कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, तो अगर आपसे कोई क्लाउड टर्म्स को बोले डिस्क्राइब करो तो आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सको। इस लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब वर्ड को ज्यादा ध्यान देंगे, वर्ड्स की मीनिंग को अच्छे से समझेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड को हम यूज कर लें और उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं मालूम, ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो उसके जड़ तक पहुंचेंगे। ठीक है। तो यहां पर मैंने आपके सामने क्या लिखा, गूगल क्लाउड। सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज द गूगल। ठीक है। फिर ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज द क्लाउड। दोनों वर्ड्स को अलग अलग तोड़ के मीनिंग समझेंगे। क्या, व्हाट इज द गूगल, व्हाट इज गूगल। फिर हम लोग यहां पे समझेंगे व्हाट इज क्लाउड। ठीक है। व्हाट इज गूगल और व्हाट इज द क्लाउड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द गूगल, तो 99% बंदा सही आंसर देगा। गूगल इज द नेम ऑफ द आईटी कंपनी। एक आईटी कंपनी का नाम है गूगल। ठीक है। एक आईटी कंपनी का नाम है गूगल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द क्लाउड, तो यहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोले, व्हाट इज द क्लाउड। तो क्लाउड, अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज द क्लाउड, तो क्लाउड आपका ये बादल है। ठीक है ना। क्लाउड क्या है, क्लाउड आपका ये बादल है। अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज द क्लाउड, कुछ मत बोलो, आप बोलो सर क्लाउड बादल है, और आप मीनिंग निकाल के देख लो। क्लाउड मीन्स बादल। आप गूगल में सर्च करके देख लो व्हाट इज द क्लाउड, आपके सामने पिक्चर में देखना बादलों के पिक्चर्स आ जाएंगे। आप बोलोगे टाइप्स ऑफ क्लाउड, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बादल्स आ जाएंगे। समझ लग रही बात यहाँ पे। व्हाट इज द गूगल, गूगल इज द नेम ऑफ द आईटी कंपनी। व्हाट इज द क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल। बात खत्म। मैं पहले ही आपको बोला हूं, मैं वर्ड
वर्ड जो यूज करूंगा उसकी जड़ तक जाऊंगा, ऐसा नहीं कि हवा में बात करूंगा टोटल, ठीक है ना। तो व्हाट इज अ क्लाउड? क्लाउड इज अ बादल, ठीक है। चलो, अब मान लो एक आदमी है, ये एक आदमी है। ये कौन है? एक आदमी है, ठीक है। या फिर आप ऐसा समझ लो आप ही हो ये आप ही हो मान लो, ठीक है। अगर मैं, ये आप हो, आपको मैं इंडिया में कहीं पे भी ले जाके खड़ा कर दूं किसी भी लोकेशन में, आप इस बादल को देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे हो। आपको मैं अमेरिका के किसी लोकेशन में ले जाके खड़ा कर दूं तब भी आप बादल को देख पाते हो, आपको बादल दिखाई देता है। आपको मैं इंग्लैंड के किसी लोकेशन में ले जाके खड़ा कर दूं, वहां से भी आप बादल को देख सकते हो। मतलब आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन में खड़े हो जाओ, आपको बादल दिखाई देगा ही देगा। बिल्कुल मानते हो इस बात को? तो जिस तरीके से आपको बादल किसी भी लोकेशन से दिखाई देता है, ऐसा ही आईटी इंडस्ट्री में लोगों ने सोचा कि कंप्यूटर से जो हम लोग कंप्यूट की सर्विस लेते हैं ना, अभी बताऊंगा कंप्यूट क्या होता है, अभी बस इतना समझो। जिस तरीके से हम लोग किसी कंप्यूटर से कंप्यूट की सर्विस लेते हैं ना, तो आईटी इंडस्ट्री में ऐसा सोचा गया, क्यों ना जिस तरीके से इंसान को बादल दिखाई देता है किसी भी लोकेशन में खड़े होने के बाद, क्यों ना कुछ इस तरीके से हम लोग कंप्यूट की सर्विस प्रोवाइड करें लोगों को। जिस तरीके से आपको बादल किसी भी लोकेशन में खड़े होकर आपको बादल दिखाई देता है, ऐसे क्यों ना आप पूरे वर्ल्ड के किसी लोकेशन में भी खड़े हो जाओ, किसी भी लोकेशन में हो, और आपको कंप्यूटर की सर्विस मिल जाए, ऐसा सोचा गया। समझ आ रही मेरी बात आपको? ऐसा यहां पर सोचा गया। तो अब बात थी कि ये चीज पॉसिबल कैसे किया जाए। बात यहीं पे थी ना भाई, सोच तो लिया गया, बादल तो एक नेचुरल चीज है ना, भगवान के द्वारा दिया गया एक नेचुरल चीज है, तो वो तो चलो दिखाई दे रहा है। लेकिन कंप्यूट कैसे, आप लोग कंप्यूटर से कंप्यूट की सर्विस आप लोग कैसे पॉसिबल कर सकते हैं ये चीज को, कि जिस तरीके से बादल आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी खड़े होने से दिखाई दे देता है, ऐसे क्यों ना कंप्यूटर के अंदर से कंप्यूट सर्विस भी आपको मिल जाए, ऐसा सोचा गया, है ना। इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूट के मॉडल को समझना होगा, ठीक है ना। तो समझाता हूं कंप्यूट के मॉडल को। देखो, मान लो ये एक, शुरू शुरू में आईटी इंडस्ट्री के अंदर ये एक कंप्यूटर आया मार्केट में, ठीक है ना। आईटी इंडस्ट्री में कंप्यूटर मार्केट में आया, शुरू में आया। अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो एक सवाल ये भी आ जाता है कि हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़े, एक ये भी बात आ जाती है, इस बात को भी क्लियर कर देता हूं। तो अगर हम 50 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की बात करें, या 60 साल पहले की बात करें, तो 50 साल पहले हम लोग अपने काम कैसे करते थे। मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है ना, 50 साल पहले कैसे काम करता था। एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता था तो वो क्या करता था, पेपर में, है ना, पेपर में पूरी दवाइयां लिखता था, ठीक है, नीचे कार्बन कॉपी भी लगा के रखता था जिससे रिकॉर्ड मेंटेन हो, और वो पूरी की पूरी जो कॉपियां भर जाती थी उनको एज अ बैकअप के तौर पे वो किसी रूम पे बढ़िया से सुरक्षित तौर पे रख लेता था, जिससे चूहे वगैरह ना खाएं, क्योंकि कभी ऑडिट हो गवर्नमेंट का तो मैं पिछले 1 साल का रजिस्टर निकाल के दे दूंगा, ऐसा होता था ना, सब कुछ ऐसा किया जाता था। आप किसी राशन की दुकान में जाए तो राशन की दुकान में जो जहां से आप राशन लेते थे वो भी क्या करता था, एक पेज में, डायरी में पूरा कार्बन कॉपी लगा के आपको पूरा हिसाब किताब देता था, उसकी भी कॉपी वो मेंटेन करता था। ऐसे अब थोड़ी सी बड़े लेवल पे चले जाए, बैंक में चले जाए तो बैंक में भी ऐसे ही होता था, पूरा रजिस्टर में मेंटेन होता था। बड़ी बड़ी कंपनियों में फाइनेंस की चीजें रजिस्टर्ड में मेंटेन होती थी, बड़ी बड़ी कंपनियां पूरा रजिस्टर्ड के साथ रजिस्टर्ड में सारी चीजें मेंटेन करती थी, होता था ना ऐसा। तो
आईटी इंडस्ट्री में सोचा गया यार ये रजिस्टर्ड वाला जो खेल है ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो मार्केट में कंप्यूटर ला दिया गया और बोला गया कि अब आप लोग ये रजिस्टर वाली चीजों को हटाकर कंप्यूटर में एंट्री करना स्टार्ट कर दें। कंप्यूटर के अंदर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालें, उसमें हम एक सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं, एमएस ऑफिस काइंड ऑफ थिंग, उसमें आप लोग एंट्री करें। बहुत बहुत हद तक अच्छा लगा ये चीज, लोगों ने यूज किया। लोगों ने क्या किया, यूज करने लगे। अब आप अगर आप थोड़ा सा देखें तो सब लोग अपने काम को रजिस्टर्ड से हटाकर, पेन और कागज से हटाकर कहाँ पे आ गए, कंप्यूटर के थ्रू करने लगे। कंप्यूटर के थ्रू, है ना। आप चले जाएं डॉक्टर के पास तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर लोग अब पेन और कागज नहीं रखते हैं, लैपटॉप रहता है, उनके बाजू में एक प्रिंटर रहता है ना। लैपटॉप में उनका एक एप्लीकेशन पड़ा रहता है, आपका पेशेंट का नाम पूछते हैं, दवाइयाँ वही लैपटॉप में टाइप करते हैं, एंटर मारते हैं, प्रिंट आउट निकल जाता है, वो आपको प्रिंट आउट पेज आपको दे देते हैं, उसी से काम होता है। आप किसी किराना की दुकान में जाइए तो वो भी, कई किराना दुकान वाले भी अपडेट होने लगे हैं आजकल, है ना। अपने किराने दुकान को पूरा जनरल स्टोर बना लेते हैं। उनके पास एक सिस्टम होता है, बारकोड मशीन होता है, आप कोई भी चीज बाय करो, बारकोड कोड मशीन से स्कैन करके आपको प्राइस बता देते हैं, आप बाय कर लेते हो। सारी चीज अब पूरी चेंज होती जा रही है। आप बैंक में चले जाओ, पूरा का पूरा कंप्यूटर से काम हो रहा है। तो शुरू में जब आपका मार्केट में कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के अंदर अब यहाँ पर दो टर्म्स आ जाता है, एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटिंग। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पे फिर से फंसने वाली बात आएगी। कंप्यूटर, अगर शुरू में जब आपके आईटी इंडस्ट्री में कंप्यूटर आया तो ये क्या था, कंप्यूटर। व्हाट इज अ कंप्यूटर? अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज नथिंग, इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। लेकिन जब हम किसी कंप्यूटर के अंदर ये सारे प्रोसेस करने लगते हैं, मतलब डेटा मैनिपुलेशन करने लगते हैं, काम करने लग जाते हैं, तो उसको कहा जाता है कंप्यूटिंग। क्या कहा जाता है? कंप्यूटिंग कहने लग गया इसको। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी? इतना समझ में आ गया कि मार्केट में कंप्यूटर क्यों लाया गया, किस बेनिफिट से लाया गया, क्या फायदा देख के लाया गया। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज नथिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ही कंप्यूटर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। जब आप किसी कंप्यूटर के अंदर ये सारे प्रोसेस करने लग जाते हैं, डेटा मैनिपुलेशन करने लग जाते हैं, अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज अ वी कॉल्ड एज अ कंप्यूटिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको अब ये समझना है कि ये जो कंप्यूटिंग है ना, आपने कंप्यूटर को क्यों लिया? इस सारे काम को करने के लिए लिया। तो जो काम आप करते हो, जो डेटा मैनिपुलेशन आप करते हो, उसको हम लोग कंप्यूटिंग कहते हैं। अब ये समझना कि कंप्यूटिंग के मॉडल कितने हैं। मॉडल का मतलब किन किन तरीके से आप कंप्यूटिंग कर सकते हो, अब ये समझना है। तो यहां पर हम बात करें कंप्यूटिंग मॉडल्स की, फिर आपको समझ में आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग मॉडल्स, ठीक है। तो कंप्यूटिंग मॉडल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आईटी इंडस्ट्री में आया था डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। सेकंड नंबर आपका था क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। थर्ड नंबर था आपका क्लस्टर कंप्यूटिंग। फोर्थ नंबर था आपका ग्रिड कंप्यूटिंग। फिफ्थ नंबर था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो सबसे लेटेस्ट है आज के टाइम पे। ठीक है। तो कंप्यूटर को क्यों लाया गया? कंप्यूटिंग की सर्विस को यूज करने के लिए। अब कंप्यूटिंग की सर्विस, कंप्यूटिंग का जो फीचर है, कंप्यूटिंग की जो सर्विस है, वो आपको हर मॉडल में मिल रही है। क्लाउड में भी मिल रही, ग्रिड में भी मिल रही, क्लस्टर में भी मिल रहा, क्लाइंट सर्वर में भी मिलता है, डेस्कटॉप में भी मिलता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। आईटी इंडस्ट्री में कंप्यूटर को लाया गया कंप्यूटिंग सर्विस आपको देने के लिए। तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस,
जब आप उस पर डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज अ मीनिंग ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है। तो शुरू में जब आईटी इंडस्ट्री में कंप्यूटर आया तो वो कौन से मॉडल का पार्ट था? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के मॉडल का पार्ट था। कैसे? देखो, शुरू में जब कंप्यूटर आया था तो उस कंप्यूटर के ऊपर आप कंप्यूटिंग करना चाहते थे, तो आप उस कंप्यूटर के ऊपर जब कंप्यूटिंग करते थे ना, तो आपको ना कंप्यूटर के सामने रहना पड़ता था, कंप्यूटर के पास अवेलेबल रहना पड़ता था। अगर आप ऐसा सोचें उस टाइम पर कि यार मेरा कंप्यूटर ना मेरे ऑफिस पे रखा है और मैं घर आ गया हूँ और घर से बैठ के मैं उस कंप्यूटर से कंप्यूटिंग की सर्विस लेना चाहता हूँ, तो आप नहीं ले पाते थे, नहीं ले पा सक लेते थे। क्यों? उस टाइम पे नेटवर्किंग था नहीं। समझ आ रही है मेरी बातें? उस टाइम पे नेटवर्किंग था नहीं। तो आप सिर्फ कंप्यूटिंग कब यूज कर पा लेते थे, कर सकते थे उस कंप्यूटर से, जब आप कंप्यूटर के सामने हो। आप कंप्यूटर के सामने नहीं हो, आप कंप्यूटिंग यूज की सर्विस ले नहीं सकते थे। नेटवर्क तो था नहीं उस टाइम पे मार्केट में। तो उसको डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के मॉडल का पार्ट रखा गया। अब मॉडल क्या होता है? बहुत बंदे कंफ्यूज हो रहे होंगे मॉडल टर्म्स को लेके। मॉडल बताता हूँ क्या होता है। जब भी मार्केट में कोई डिवाइस आती है, ठीक है, जब वो डिवाइस पहली बार आई तो उस डिवाइस के फीचर्स में जब चेंजेस किए जाते हैं, है ना, कोई डिवाइस काम कर रही है, उसमें नए फीचर आ गए तो एक नई डिवाइस बनाई गई, है वही, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया गया और फिर उसे लॉन्च कर दिया। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? मॉडल नंबर दे देते हैं हम लोग, मॉडल बोल देते हैं। जैसे कार देख लो ना, कार है, कार में नया फीचर है, नया लॉन्च हो गया, बोला गया ये फलाना मॉडल है। उसका भी एक नया फीचर है, बोला फलाना मॉडल है। उसका भी नया फीचर है, बोला फलाना मॉडल है। लेकिन है तो कार ही वैसी, था कंप्यूटर, कंप्यूटर से कंप्यूटिंग ले रहे थे। ठीक है ना? तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में क्या प्रॉब्लम थी? आप रिमोट से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ये प्रॉब्लम थी। तो इस पे कुछ फीचर्स ऐड करके अपग्रेड करके लॉन्च किया गया नया कंप्यूटिंग लेने का सर्विस। मतलब कंप्यूटिंग को लेने का डिफरेंट तरीके के रास्ते को अपनाया गया, तो उसको एक नया अगले मॉडल में डाल दिया गया, जिसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लियर है यहां तक? तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मतलब ऐसा कंप्यूटर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझना बात को ध्यान से। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग उसको कहते हैं ऐसा कंप्यूटर जिससे आप कंप्यूटिंग की सर्विस लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर के सामने बैठ के ले रहे होते हैं, उसको कहा जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। आज भी ये मॉडल यूज होता है। जैसे आप चले जाएं किसी राशन की दुकान में, ठीक है ना, वो एक छोटा सा स्टोर है, उसने एक छोटी सी एप्लीकेशन उसमें डाल रखी है, स्टोर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं सबकी एंट्री कर रखी है। कोई कस्टमर जाता है, सामान लेता है, बारकोड से स्कैन करता है, काम कर रहा बंदा डेस्क में बैठ के कंप्यूटर के सामने काम कर रहा। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग बंदा वहां पे यूज कर रहा है। आप अपना एक पर्सनल पीसी यूज करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग आप यूज कर रहे हैं। एक डॉक्टर के पास चला जाओ, वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। ऐसा नहीं कि बंद हो गया, चल रहा है मार्केट में। ठीक है ना? लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का ड्रॉबैक क्या था? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का ड्रॉबैक यही था कि आप उसको रिमोटली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। आज भी आप लोगों के घर में पर्सनल पीसी होते हैं जिसमें आपके बच्चे लोग गेम खेलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग यूज कर रहा है बंदा वहां पे। आपके पास भी पर्सनल पीसी होते हैं, आप घर पे रखे होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए सिविल इंजीनियर है, तो आप डायग्राम वगैरह ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर डाल के आप पूरा पूरा नक्शा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग है वो। बंद नहीं हुआ, आज भी यूज हो रहा है। समझा कि? लेकिन जब हम लोग इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, जब हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री के अंदर भी डेस्कटॉप कंप्यूटिंग यूज होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री में ये सोचा जाता है यार कि जब हम लोग कोई कंप्यूटर को कहीं पे रख देते हैं, है ना, सर्वर रूम में, इंडस्ट्री के अंदर, तो हम लोग सोचते हैं यार कि अगर ये सर्वर अगर नोएडा में रखा हुआ है तो मैं बैंगलोर अगर चला गया तो मैं बैंगलोर से भी उसे एक्सेस कर सकूं, ऐसा सोचते हैं ना हम लोग। और कोई अगर किराने की दुकान वाले की बात करें तो वो भी ऐसा सोचता है, उसके भी किराने की दुकान, जनरल स्टोर उसने जो खोला है, वो भी वो सोचता है कि मैं नंबर ऑफ लोकेशंस में अपने ब्रांचेस रखूं, नोएडा में भी रखूं, दिल्ली में भी रखूं, बैंगलोर में भी रखूं। ठीक है, और सारे आपस में कनेक्टेड हों। कभी मैं नोएडा चला जाऊं तो दिल्ली वाले कंप्यूटर को एक्सेस कर लूं, सोचता है ना आदमी।
तो जब ये फीचर आईटी इंडस्ट्री में आई कि आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में से रिमोटली एक्सेस कर लेते हैं, तो वहां पर कंप्यूटिंग को यूज करने का तरीका ही अलग हो गया। ठीक है, तो उस जब इस तरीके से आप कंप्यूटर को यूज करते हो ना, एक कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से बैठ के आप रिमोट लेके यूज करते हो, तो फिर उसका मॉडल चेंज हो जाता है। उसका मॉडल कहला जाता है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। जैसे देखो, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर आपका ये है, एक कंप्यूटर आपका ये है। तीन कंप्यूटर हो गए आपके पास, एक कंप्यूटर आपका ये है। ठीक है, इस कंप्यूटर के अंदर आपने कोई सर्विस इंस्टॉल कर दी और इन तीन कंप्यूटर को बोला आपने कि आप इस कंप्यूटर से सर्विस यूज करो। जैसे एक कोई बड़ा आदमी है जिसके तीन स्टोर हैं, जनरल स्टोर हैं, एक नोएडा में है, एक बेंगलुरु में है, एक चेन्नई में। उसने एक सर्वर रखा, उसके अंदर अपना मेन सॉफ्टवेयर डाल दिया और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू तीनों स्टोर कनेक्ट हो गए, तीनों स्टोर के कंप्यूटर कनेक्ट हो गए। तो ये तीनों क्लाइंट हो गए, ये सर्वर हो गया। सर्विस देने वाला सर्वर, लेने वाला क्लाइंट, है ना। बैंक में चले जाओ, बैंक में एक सर्वर रखा है, सारे बैंक के एम्प्लॉय उससे कनेक्ट होकर काम करते हैं। आपकी कंपनी में चले जाओ, आपका एक मेल सर्वर है, सारे लोग उस मेल सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है कि आप क्लाइंट के कंप्यूटर में बैठ के भी सर्वर का रिमोट ले लेते हो, होता है कि नहीं होता, रिमोटली एक्सेस कर रहे हो। तो जब इस तरीके से कंप्यूटर को यूज करने लग गए, तो इसका मॉडल बदल दिया गया। बोला गया कि भाई ये डेस्कटॉप कंप्यूटिंग तो अब रहा नहीं, इसको क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल के पार्ट में डाल दिया गया। ठीक है ना। अब क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का जो मॉडल था, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक था, तभी तो नेक्स्ट मॉडल आता है। भाई गाड़ी, जब आपके मार्केट में कार आती है, तो एग्जिस्टिंग मॉडल का जो कार होता है उसमें कुछ ड्रॉबैक होते हैं, तो नए फीचर्स के साथ नया मॉडल लॉन्च कर दिया जाता है। ऐसे ही क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में कुछ ड्रॉबैक था, तो नेक्स्ट मॉडल आया। नेक्स्ट मॉडल क्या था? क्लस्टर कंप्यूटिंग, कि अब कंप्यूटिंग को डिफरेंट वे से यूज करना चाहते हैं। क्या ड्रॉबैक था उसको समझो। ड्रॉबैक यहां पर ये था कि जैसे ये सर्वर है, ठीक है ना, ये सर्वर है। मान लो इस सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन 4 GB रैम है, मान लो। अब क्लाइंट तो कभी फिक्स होंगे नहीं, क्लाइंट तो बढ़ते रहेंगे। मान लो क्लाइंट और बढ़ गए, यहाँ पे और क्लाइंट आ गए, और क्लाइंट आ गए, नंबर ऑफ क्लाइंट आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ क्लाइंट आ गए। तो जब नंबर ऑफ क्लाइंट आते थे, तो ये सर्वर तो 4 GB का था। अब सर्वर पे लोड बढ़ जाता था, तो जब सर्वर पे लोड बढ़ जाता था, तो क्या करते थे? रात को डाउन टाइम लेते थे, 2 बजे रात, 2 से सुबह 6 तक सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ाते थे परफॉर्मेंस अच्छी होने के लिए। तो डाउन टाइम जो होता था वही ड्रॉबैक था, भाई डाउन टाइम लिया जा रहा है, क्योंकि भाई कई लोग रात में भी काम कर रहे हैं, कई लोग आपके सर्वर को रात में भी एक्सेस कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट की बात करो, क्या कभी डाउन होता है? नहीं ना। आजकल तो कोई भी वेबसाइट डाउन नहीं होता है रात को। तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में ये ड्रॉबैक था कि अगर क्लाइंट बढ़ते हैं तो आपके सर्वर पे लोड बढ़ता है, और अगर आपके सर्वर पे लोड बढ़ता है तो आपका सर्वर बॉटलनेक होगा, हैंग हो जाएगा, क्रैश हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग डाउन टाइम लेते थे, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा देते थे। लेकिन डाउन टाइम जो हो रहा वही ड्रॉबैक था। तो इस डाउन टाइम जो हो रहा वही ड्रॉबैक था। इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए मार्केट में अगला तरीका आया, अगला मॉडल आया, क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता है, देखो, क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता था। ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपका सर्वर है।
क्लाइंट को सर्वर के साथ डायरेक्ट ना कनेक्ट करके क्लाइंट और सर्वर के बीच में लोड बैलेंसर लगा दिया जाता था। लोड बैलेंसर डिवाइस, लोड बैलेंसर जिसको मैं यहां पे एलबी बोल लूं चलेगा। और क्लाइंटों को लोड बैलेंसर का एड्रेस दे दिया जाता था, और लोड बैलेंसर के बैकएंड में सर्वर रहता था। ठीक है, तो कल को अगर मान लो क्लाइंट बढ़ते हैं, तो मान लो कल को क्लाइंट बढ़ रहा है, एक और क्लाइंट आ गया, और क्लाइंट आ गया, और भी क्लाइंट आते जाएंगे, फर्दर नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ रहे हैं मान लो। ठीक है ना, नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ क्लाइंट मान लीजिए आपके बढ़ते हैं, तो यहां पे भी सर्वर पे लोड बढ़ेगा, जैसे लोड यहां पे बढ़ रहा था, यहां पे भी सर्वर पे लोड बढ़ेगा। लेकिन यहां पर जब सर्वर पे लोड बढ़ता है ना, यहाँ पे इस वाले केस में अगर सर्वर पे लोड बढ़ रहा मान लीजिए, तो हम यहाँ पर डाउन टाइम नहीं लेते थे। हम लोग यहाँ पर क्या करने लग गए, डाउन टाइम ना लेके हम लोग क्या करते थे, बाजू में एक और सर्वर लगा देते थे। या तो ये वाला सर्वर सेम वैसे ही होगा जैसा इस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, या ऊपर नीचे भी कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एप्लीकेशन वही रहेगा जो इसके अंदर चल रही थी। ठीक है, तो बाजू में हमने एक सर्वर लगाया, मान लो सेम कॉन्फ़िगरेशन का लगाया, और एप्लीकेशन तो सेम ही रखनी पड़ेगी, सेम एप्लीकेशन डाल दिया। इसमें जो डेटा था सेम डेटा यहाँ पे भी रेप्लिकेट करवा दिया, और इस सर्वर को उठा के ले गए, इस सर्वर को उठा के लेके गए, इस लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट कर दिया। और इस लोड बैलेंसर को में लोड बैलेंसर के अंदर हमने ये सेटिंग कर दी कि अब तेरे पास जितने भी क्लाइंट आएंगे ना, मान लो तेरे पास 10 क्लाइंट आते हैं, तो पहले तू 10 के 10 क्लाइंट की जो ट्रैफिक है वो इस वाले सर्वर को दे रहा था। अब ऐसा मत करना, अब तेरे बैकएंड में दो सर्वर लगा दिए गए हैं। एक काम करना, तेरे पास 10 ट्रैफिक आएगा तो 5 इसको देना, 5 इसको देना। तो डाउन टाइम तो नहीं लेना पड़ा ना यहाँ पे। कल को और क्लाइंट बढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, अगर ये सर्वर भी मैनेज नहीं कर पा रहा, कोई नहीं, हम बाजू में और सर्वर लगाते जाएंगे, लोड बैलेंसर को ऐड करते जाएंगे, लोड बैलेंसर को बता देंगे जाके कि और सर्वर आ गए, अब तो उसको भी देने लग जाए। तो यहाँ पर डाउन टाइम से बच गए। क्या बच गए? डाउन टाइम से बच गया। समझ आया मेरी बात यहाँ पे? तो जब आपका एक से ज्यादा सर्वर मिलकर एक सर्वर जैसा काम करते हैं, तो उसी को कहा जाता है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है, जब ग्रुप में लोग हो जाते हैं उसको क्लस्टर कहते हैं, जब ग्रुप में काम होता है उसको क्लस्टर कहते हैं। तो यहां पर एक से ज्यादा सर्वर मिलकर एक सर्वर जैसा काम करे, दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्लस्टर। तो यहां पर कंप्यूटर को डिफरेंट तरीके से यूज करने लगे, इसको कहा गया क्लस्टर, इसी को कहते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग। समझ आ गई? ये हो गया आपका क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लियर? डाउन टाइम बच गया, बढ़िया। दवा के कंपनी यूज करती है, अभी भी यूज करती है, हर कंपनी यूज करती है क्लस्टर। क्लस्टर ना रहे तो समझ जाना फिर तो परेशान हो जाओगे, डाउन टाइम ही लेते रहोगे अपने अपग्रेड करने में। क्लियर? ये था आपका क्लस्टर कंप्यूटिंग। अब क्लस्टर में क्या ड्रॉबैक था जिससे कि ग्रिड आया? ये भी तो कुछ ड्रॉबैक तो होगा ना। देखो क्या था, मान लो ये कंपनी का पूरा सेटअप, कंपनी का ये का पूरा सेटअप दिल्ली लोकेशन में है। ठीक है ना? अब हर कंपनी चाहती है कि उसका काम बढ़े, हर कंपनी चाहती है उसका काम बढ़े, दिल्ली लोकेशन में सेटअप था। कल को कंपनी अमेरिका भी सेटअप, अब अमेरिका में भी अपने काम करना चाहती है, कल को कंपनी नोएडा में करना चाहती है, सिंगापुर में करना चाहती है। तो मान लो कंपनी का ब्रांच एक नोएडा में खुल गया, तो कंपनी ने क्या किया, नोएडा में भी अपने ऐसे सर्वर लगा दिए। भाई नोएडा में जब उसने ब्रांच खोला तो वहां पे भी सर्वर चाहिए सब कुछ, तो नोएडा में भी ऐसे उन्होंने अपने कंपनी ने अपने सर्वर लगा दिए लोग। वहां पे भी ऐसे लोड बैलेंसर लगा दिए।
ये लोड बैलेंसर है। ठीक है, ये कंपनी का नोएडा का ब्रांच हो गया। क्लियर, दिल्ली नोएडा। यहाँ पे भी क्लस्टर सेटअप, यहाँ पे भी क्लस्टर क्लस्टर का सेटअप हो गया, है ना। ऐसी कंपनी नोएडा में, कंपनी बेंगलोर चली गई, बेंगलोर में भी लगा दिया। कंपनी बेंगलोर से अमेरिका चली गई, अमेरिका में भी सेटअप लग गया। कंपनी सिंगापुर चली गई, वहां पे भी लग गया सेटअप। इंग्लैंड चली गई, वहां पे भी लग गया। पूरे वर्ल्ड में ऐसे फैल गई, है ना, जैसे गूगल का डेटा सेंटर पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और आजकल देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी पूरे वर्ल्ड पे काम कर रही है, तो पूरे वर्ल्ड पे ऐसा सेटअप लगा के रखी है। तो कंपनी ने यहाँ सोचा कि यार हमारा एक ब्रांच दिल्ली में है, एक नोएडा में है, एक बेंगलोर में है, तीनों ब्रांच तीनों जगह हम लोग सेटअप कर रखे हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए सारे ब्रांच एक ही नेटवर्क में काम करें। सारे ब्रांच एक ही नेटवर्क में काम करें। एक ही नेटवर्क में काम करने का मतलब क्या, नोएडा में जो सर्वर लगा हुआ है उस सर्वर को हम लोग दिल्ली से भी एक्सेस कर लें, और दिल्ली में जो सर्वर लगा हुआ है उस सर्वर को हम लोग नोएडा से भी एक्सेस कर लें। जैसे समझाता हूँ, मान लो कंपनी, नई नई कंपनी खोली, दिल्ली में सेटअप लगाई। अब उसके मेन मेन सर्वर दिल्ली में रखे हुए हैं, ठीक है। मेल सर्वर दिल्ली में है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर दिल्ली में है, डोमेन सर्वर दिल्ली में है, ठीक है। अब कंपनी नोएडा गई। अब कंपनी जब नोएडा गई तो नोएडा में चलो क्लाइंट तो रख दी उन्होंने, बिल्डिंग किराए से ले लिया, अपने एम्प्लॉयज हायर कर लिए लैपटॉप लेके। लेकिन उन एम्प्लॉयज को के लिए जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, ठीक है, वो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर नोएडा में नहीं लगाना चाहते, क्योंकि सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं। मेल सर्वर नहीं लगाना चाहते, सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं। तो कंपनी चाहती थी कि ये जो एम्प्लॉई है ना, वो दिल्ली के ही मेल सर्वर को के थ्रू कनेक्ट हो जाए, या दिल्ली के ही एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के थ्रू कनेक्ट हो जाए। तो फिर तो नेटवर्क एक होगा, तभी होगा। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ठीक है भाई, दिल्ली में आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर रखा हुआ है, लेकिन जब नोएडा के एम्प्लॉय दिल्ली के एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो बहुत नेटवर्क फ्लैक्चुएट होता है, नेटवर्क इशू होता है। तो कंपनी बोलती है कि दिल्ली में जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर रखा हुआ है उसका एक एक रेप्लिका सर्वर हम लोग नोएडा में रख देते हैं, और नोएडा वाले एम्प्लॉय उस रेप्लिका सर्वर से कनेक्ट हो जाए। और दिल्ली में जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर रखा हुआ वो प्राइमरी है, वो मेन है, ठीक है। और नोएडा में जो रेप्लिका सर्वर रखा वो दोनों कनेक्ट हो जाए, आपस में डेटा सिंक करें, तो दोनों को आपस में कनेक्ट होना पड़ेगा, एक नेटवर्क में आना पड़ेगा। तो जब एक नेटवर्क की बात आई तो दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा आपस में, दिल्ली और नोएडा एक नेटवर्क में आएंगे। और मान लो ऐसे 20 ब्रांच है कंपनी के, तो 20 के 20 एक साथ कनेक्ट होने चाहिए। तो जब एक से ज्यादा नेटवर्क, एक से ज्यादा लोकेशंस कनेक्ट हो जाते हैं तो इसको कहते हैं ग्रिड, ठीक है ना, इसको कहते हैं ग्रिड। और ग्रिड आने से क्या होता है, ग्रिड आने से ही आप किसी भी कंप्यूटर को किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर पा रहे हो। समझ आई मेरी बात यहाँ पे, ग्रिड। तो फिर इसको कहने लग गए ग्रिड कंप्यूटिंग। क्या किया, ग्रिड कंप्यूटिंग, इसको कह दिया ग्रिड कंप्यूटिंग। सारे ब्रांच आपके एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, या अलग अलग नेटवर्क भी है अगर आपकी कंपनी ब्रांच के, तो उनको डिवाइसेस लगा के राउटर्स के थ्रू आपस में एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया जाता था, आपस में कम्युनिकेट होने लग जाते हैं। एक लोकेशन दूसरे लोकेशन से कनेक्टेड है, ग्रिड नेटवर्क बन गया, इसको कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। आप किसी भी ब्रांच में बैठे हो, आप सारे ब्रांच के सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हो अगर आपको राइट्स दिया गया है तो। और यही इंडस्ट्री में होता है। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मान लो आप बैंगलोर ऑफिस में काम कर रहे हो, है ना, बैंगलोर ऑफिस में आपका सर्वर रखा हुआ है, आप अमेरिका चले गए, है ना, किसी काम से, आप वहां से भी एक्सेस कर पा रहे हो अपने बैंगलोर ऑफिस के सर्वर को। क्या किया गया बैकएंड में, ग्रिडी नेटवर्क तो लगाया गया। भाई क्लस्टर का सेटअप क्यों आया था, क्लस्टर कॉन्सेप्ट क्यों आया था, डाउन टाइम से बचने के लिए। तो क्लस्टर आने से डाउन टाइम तो बच गया, लेकिन जब बात आई कि अपने सर्वर को पूरे वर्ल्ड में किसी भी लोकेशन से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर ग्रिड का कॉन्सेप्ट आया। तो इसको कहा जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग। क्या कहा जाता है, ग्रिड कंप्यूटिंग। और आप अगर देखें
ठीक है। अगर आप देखें तो हर आईटी कंपनी क्लस्टर और ग्रिड के कॉन्सेप्ट को यूज करती है। हर आईटी कंपनी क्लस्टर और ग्रिड के कॉन्सेप्ट को यूज कर रही है ना। आप गूगल को देखें पूरे वर्ल्ड में लगा हुआ है, आप अमेजोन को देखें पूरे वर्ल्ड में लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर को देखें पूरे वर्ल्ड में लगा हुआ है, हर कंपनी। ठीक है ना। या मान लो कोई नई कंपनी आती है मार्केट में, ठीक है ना, अमेरिका की कोई नई कंपनी आई आई मार्केट में, ठीक है ना, अमेरिका की नई कंपनी मार्केट में आई और उसने कॉन्टेक्ट दिया एचसीएल को कि हमें पूरा ऐसा सेटअप लगा कर दीजिए, हमारे यहाँ यहाँ पे ब्रांच है, हर ब्रांच में हमारा डेटा सेंटर लगा के दीजिए, इस तरीके से क्लस्टर होगा, सब कुछ होगा, आपस में कनेक्टेड हो जाने चाहिए। तो क्लस्टर भी लगाया, आपस में कनेक्ट भी कर गए, तो ग्रिड बन गया। ये क्या बन गया? ग्रिड बन गया। ठीक है। और हर लोकेशन से एक्सेस होने लग गया सर्वर। तो अब अगर आप थोड़ा सा रिलेट करें क्लाउड से, जो मैंने आपको क्लाउड टर्म शुरू में बताया था, क्लाउड मीन्स बादल। क्लाउड मीन्स क्या होता है? बादल। ठीक है ना। और एक इंसान वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, बादल को देख सकता है, देख सकता है ना। तो आईटी इंडस्ट्री में जब क्लस्टर और ग्रिड का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना, क्लस्टर और ग्रिड के कॉन्सेप्ट को मिलाकर जब कंपनियां यूज करने लग गई, तो यहां पर भी क्लाउड की तरह, मतलब बादल, एक इंसान जिस तरीके से बादल को देख सकता है पूरे वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन से भी खड़े होके, ऐसे ही क्लस्टर और ग्रिड के कॉन्सेप्ट आईटी में आने के बाद आप हर एक कंप्यूटर को किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो, अगर आपको एक्सेस डेलीगेशन है तो। फिर बाद में और भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लाए गए आईटी के अंदर, है ना, वीपीएन जैसी सर्विस, कि आप अपने घर में बैठ के वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करके एक्सेस कर लेते हो। और अच्छी बात हो गई फिर तो यार, अभी तो चलो ब्रांच से एक्सेस कर पा रहे थे, अब तो घर से भी एक्सेस कर पा रहे हो। तो अब आप देखो, आप अपनी कंपनी के सर्वर को किसी भी ब्रांच के सर्वर को किसी भी ब्रांच से एक्सेस कर पा रहे हो, है ना, वीपीएन के थ्रू किसी भी लोकेशन से बैठ के एक्सेस कर पा रहे हो जहां पे आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पे किसी भी लोकेशन से बैठ के कनेक्ट कर पा रहे हो। तो यहां पर आ गई ना वो वाली बात कि कंप्यूटर को भी वैसे ही एक्सेस करने लग गए जिस तरीके से एक इंसान को बादल दिखाई देता है वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन में खड़े होने के बाद, वैसा ही होने लग गया कि कंप्यूटर में से कंप्यूटिंग की सर्विस आप यूज करने लग गए वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन में बैठ के, किसी भी लोकेशन में खड़े हो गया कि नहीं हो गया? हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? और ये चीज कई वर्षों से चलती आ रही, कोई नया टर्म्स नहीं है, कई सालों से ये चीज हो रही है ना कंपनी के अंदर। तो इसी चीज को रिलेट किया गया और इसी चीज को कहा गया क्लाउड कंप्यूटिंग। इसी चीज को कहा गया क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ आई? यही है क्लाउड कंप्यूटिंग, यही है कंप्यूटिंग का पांचवा मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग, दुनिया के किसी भी कोने से। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या था? आपका क्लस्टर और ग्रिड को कंबाइन करके बनाया गया। ठीक है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कोई नया टर्म्स नहीं है, पहले का टर्म्स है, लेकिन अभी अभी हमें सिर्फ सुनने को मिलता है, अभी अभी हम लोग उस फील्ड में पहुंचे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पुराना टर्म्स है। जब से आईटी इंडस्ट्री में कंप्यूटर को किसी भी लोकेशन से कहीं से भी बैठ के एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया गया, तब से ही क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में आ चुका है। लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं थी। ठीक है ना। लोगों को ये बात पता नहीं थी, क्यों नहीं पता था अभी समझाता हूं। ठीक है ना। लोगों को ये बात क्यों नहीं पता थी, अभी सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। यहां तक क्लियर है? अब कोई बंदा मार्केट में निकल के, चाहे वो इंटरव्यूअर के सामने बैठा हो, चाहे बड़े से बड़े धुरंधर के सामने बैठा हो, ठीक है ना, आपको यही बोलना है क्लाउड कंप्यूटिंग कोई नया टर्म्स नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग कोई एडब्ल्यूएस के द्वारा लाई गई चीजें नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग कोई गूगल कंपनी ने नहीं लेके आया, क्लाउड कंप्यूटिंग कोई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नहीं लाया। क्लाउड कंप्यूटिंग पहले से चल रहा है और हम पहले से इसको यूज कर रहे हैं। बस फर्क ये है
कि हो सकता है कि आप पहले से काम तो कर रहे हैं इस इन्वायरमेंट में, लेकिन आपका रोल उतना बड़ा नहीं था। भाई इतने बड़े इन्वायरमेंट में हो सकता है आपका रोल हो कि सर्वर के ऊपर जो ओएस डाला हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही देख रहे थे केवल। लिनक्स डाला था तो आप सिर्फ लिनक्स को देख रहे थे, आप उनके हार्डवेयर को ही देख रहे थे, आपको ये चीजें समझ में ही नहीं आई कभी। हाँ, उन बंदों को समझ में आया होगा जो पूरा इंफ्रा लगाता होगा, उनको क्लियर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का टर्म, है ना। कई कई ऐसे बंदे मेरे पास आते भी हैं, कहते भी हैं कि सर हमारी कंपनी ना खुद का क्लाउड यूज करती है। मैं समझ जाता हूँ क्या बोलना चाहते हो आप। खुद का क्लाउड यूज कर रही का मतलब पता है क्या है? कि वो बंदा जो मेरे से ये बोला कि हमारी कंपनी खुद का क्लाउड यूज कर रही का मतलब यही है कि अब बंदा ना इस प्रोफाइल पे काम करने लग गया है, इंफ्रा पूरा का पूरा कंपनी का लगवा रहा है। समझ आ गई? कल तक वो बंदा हो सकता है सिर्फ सर्वर के पार्ट में काम कर रहा हो, नेटवर्क के पार्ट में काम कर रहा हो, ओएस के पार्ट ऊपर काम कर रहा हो, तो उसे वो टर्म्स क्लियर नहीं था। लेकिन जब बंदा कन्वर्ट होके आया, ठीक है, सारे ब्रांचेस लगाने लग गया, सारे ब्रांचेस के नेटवर्क लगाने लग गया, बंदे को क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलने लगा यार मैं तो खुद का क्लाउड बना रहा हूँ अपनी कंपनी में। बिल्कुल बना रहे हो सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बना रहा हूँ, है ना। आजकल तो नए नए एप्लीकेशन आ गए, नए नए हाइपरवाइजर आ गए, बढ़िया से बढ़िया आप उसको वर्चुअलाइज कर लेते हो। अभी वर्चुअलाइजेशन में भी आऊंगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का टर्म्स पहले से है। और कई बार तो देखो, एस सी एल, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, डिलॉयट, एन नंबर ऑफ आईटी सर्विसेज कंपनियां मार्केट में ये सेटअप अपने क्लाइंट्स को लगाकर दे रही है। ऐसे ही एज इट इज सेटअप लगाकर दे रही हैं और उनका ऑपरेशंस पार्ट भी मैनेज कर रही हैं। मतलब एस सी एल, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस की बात करें तो ये लोग तो कब से क्लाउड यूज कर रहे हैं, कब से पूरा का पूरा खुद का क्लाउड लगा लगा के क्लाइंट को दे रहे हैं। दे रहे नहीं दे रहे? तो कोई नया टर्म्स नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नया टर्म्स क्या है ये समझाऊंगा अभी। यहां तक समझ में आ गया? क्लाउड कंप्यूटिंग पहले से आईटी इंडस्ट्री में है। नया क्या हुआ ये समझो। अब इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने का, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, पहले क्या होता था, कोई भी क्लाइंट, मान लो एस सी एल, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, डिलॉयट, एक्सेंचर को जब कॉन्ट्रैक्ट देता था ना, तब उसके बाद ये सारे आईटी सर्विसेज कंपनी क्लाइंट के लिए सारी चीजें लगा कर देती थी, सारी चीजें लगा कर देती थी, ठीक है ना। ये सारे आईटी सर्विसेज कंपनियां जो थी वो पहले से नहीं लगा के रखती थी, जब कॉन्ट्रैक्ट आएगा तब लगाएंगे। तो मान लो कोई नई कंपनी मार्केट में थी, ठीक है, वो रजिस्टर और पेपर से अपना काम कर रही थी, वो आईटी में आना चाहती है, और विप्रो को कॉन्ट्रैक्ट दे दी। तो विप्रो को पूरा ये सेटअप लगाने में साल भर 6 महीना लग जाता था, है ना। ऐसे बहुत सारी नई नई कंपनियां हैं, नई नई कंपनियां जो अपना पूरा का पूरा बिजनेस आईटी पे डिपेंड करना चाहती हैं, पूरा पूरा बिजनेस अपना फिजिकल वर्क से कंप्यूटर पे जाना चाहते हैं, तो ये सारा सेटअप उन्हें लगाना पड़ेगा। और लगाने के लिए विप्रो को कॉन्टेक्ट दिया, टीसीएस को कॉन्टेक्ट दिया, इन्फोसिस को दिया, जिसको भी दिया, उनको ये पूरा सेटअप लगाने में साल से 6 महीना लग जाता था। मतलब ऐसा समझे, ये जो इंफ्रा है ये रेडी टू मूव नहीं रहता था। कोई भी कंपनियों को, चाहे बीएमडब्ल्यू की बात कर लें, चाहे टोयोटा की बात कर लें, मारुति सुजुकी की बात कर लें, आईसीआईसी बैंक की बात कर लें, है ना, ये सब अपने काम को कंप्यूटर के थ्रू कन्वर्ट करना चाहते थे, कंप्यूटर के ऊपर कन्वर्ट करना चाहते थे, तो उन्हें ये सारा सेटअप करवाना चाहता था। और कोई ऐसा आईटी सर्विसेज कंपनी नहीं था जो पूरा का पूरा इंफ्रा एज अ रेडी टू मूव पे रखा हो। कोई नहीं रखा रहता था। सब सब क्या बोलते थे, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो खरीद के लगा के देंगे, बिना कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं लगा के देंगे, इतना पैसा भी नहीं होता था, और फालतू कोई पैसा भी नहीं लगाना चाहता था। यही था। ठीक वैसा ही जैसे आज से 20, 25, 30 साल पहले आपको कपड़े पहनने हैं, तो आपको पहले पैंट शर्ट के कपड़े खरीदते थे, फिर टेलर के पास जाके सिलाने को देते थे। टेलर 15 से 20 दिन में सिल के देता था। कुछ फिर क्या हुआ मार्केट में, कपड़े रेडी टू मूव आने लग गए, हर एक साइज के आने लग गए, हर एक फैशन के आने लग गए, हर एक तरीके के आने लग गए, रेडी टू मूव मिलने लग गया, तो बढ़िया हो गया। ऐसे ही
आज से 20 25 30 साल पहले आपको रहने के लिए मकान चाहिए, तो आप पहले जमीन लेते थे, फिर मकान बनवाते थे, साल भर 6 महीना लग जाता था। आज वही मकान मकान आपको रेडी टू मूव मिलने लगे, हर एक तरीके के विलास मिलने लगे, फ्लैट्स मिलने लगे, जैसा चाहिए वैसा मिलने लगे, जिस लोकेशन में चाहिए उस लोकेशन में रेडी टू मूव रखा हुआ है आजकल। ऐसे ही आईटी इंडस्ट्री में देखा गया कि हर कंपनी कहाँ जा रही है, अपनी चीजों को कंप्यूटर के थ्रू करना चाहती है, तो डेटा सेंटर भी रेडी टू मूव प्रोवाइड करने लग गए, पहले से लगा के रख दिया गया, रेडी टू मूव डेटा सेंटर देने की बात आ गई। समझ आई? तो रेडी टू मूव डेटा सेंटर देने की बात आई, तो यहां पर क्या हुआ, इस फील्ड में सबसे पहले उतर गया कौन पता है? अमेजोन वाला। मार्केट को कैसा बदला गया देखो। अमेजोन वाला क्या किया, अमेजोन वाला पूरे वर्ल्ड में अपने डेटा सेंटर लगा दिए, ये एक डेटा सेंटर, दो डेटा सेंटर, नंबर ऑफ डेटा सेंटर लगा दिए, पूरा का पूरा एज इट इज सब कुछ लगा के रख दिया यहाँ पर। ये लो, पूरा लोड बैलेंसर, नेटवर्क, राउटर, स्विच सब लगा के रख दिया अमेजोन वाले ने। ठीक है, सब कुछ लगा के रख दिया यहाँ पर। और उसके बाद जिन कंपनियों को अपना फिजिकल काम, फिजिकल पेपर वर्क को छोड़ के कंप्यूटर के थ्रू सब कुछ कर, मतलब आईटी के थ्रू अपना काम करना चाहते थे, उनको कहा कि अब आप उन आईटी सर्विसेज कंपनी के पास ना जाइए जो एक एक साल, दो दो साल, 6 6 महीना सेटअप लगाने में लग लेते थे। आप लोग मेरे पास आ जाइए, मैंने पूरा का पूरा डेटा सेंटर रेडी टू मूव रखा हुआ है, बस आपको मेरे ऊपर आना होगा, अकाउंट साइन अप करना होगा, और फ्यू आवर्स आपको देने होंगे, आपका डेटा सेंटर लग जाएगा। और फ्यू आवर्स में डेटा सेंटर डीकमीशन भी हो जाएगा, फ्यू आवर्स में आपका डेटा सेंटर में एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव कर दूंगा, क्योंकि पूरे जगह फैला रखा है भाई। पूरे जगह रेडी टू मूव। आप देखें ना, आप अगर ब्रांडेड शोरूम में जाए, है ना, आप मान लो आप पीटर इंग्लैंड में जाइए कपड़े लेने, है ना, आपका पीटर इंग्लैंड दिल्ली शोरूम से आप कपड़े बाय करिए, आपका कपड़ा डिफेक्ट, आप कपड़े लेके बैंगलोर चले गए, आपका कपड़ा डिफेक्टिव निकल गया, आप फोन करिए पीटर इंग्लैंड को, पीटर इंग्लैंड वाला बोलेगा आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, मेरा बैंगलोर में एक पीटर इंग्लैंड का शोरूम है, फलाना लोकेशन में, आपका नियरेस्ट लोकेशन में, वहां पे जाके आप इसको रिटर्न कर दीजिए। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? ऐसे ही अमेजोन ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में डेटा सेंटर लगा लिया, और बोला कि आपको अगर आईटी में आना है, अपने काम आईटी के थ्रू करवाने हैं, तो अब आप उन आईटी सर्विसेज कंपनी के पास ना जाइए जो इतने साल लेते थे आपके डेटा सेंटर को सेटअप करने में, इतना मंथ लेते थे। मेरे पास आइए, मेरे पास रेडी टू मूव है, लेके जाइए, सारी सिक्योरिटी भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो सिक्योरिटी यहां मिलती थी वही सिक्योरिटी मैं आपको दूंगा। समझ लग रही है मेरी बात यहाँ पर? जो सिक्योरिटी यहाँ मिलती है सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो यार कोई कंपनी अगर अपनी चीजों को आईटी में लेके जाना चाहती है, ठीक है ना, पहले आईटी सर्विसेज कंपनी को कांटेक्ट देती थी, तो आईटी सर्विसेज कंपनी 6 6 महीना, साल साल भर डेटा सेंटर लगाने में ले लेते थे। अब तो यहाँ पर आने के बाद फायदा हो गया भाई, विद इन आवर्स लग जाता है, तो कंपनी का टाइम बचा, कंपनी बोलती है ठीक है यहाँ आ जाओ। और इनके पास आने से एक और फायदा हो जाता था, अमेजोन वाले ने जो किया, इनके पास आने से एक और फायदा हो जाता था। फायदा ये हो जाता था कि अमेजोन बोलती थी कि मैं आपसे ना हार्डवेयर का कॉस्ट नहीं लूंगी। हार्डवेयर का कॉस्ट का मतलब देखो क्या होता था, हार्डवेयर का कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर आपने ये सेटअप लगवाने के लिए एचसीएल को दिया, तो एचसीएल क्या करेगा, हार्डवेयर के कॉस्ट लगाएगा, पूरा नेटवर्क के कॉस्ट लगाएगा, नेटवर्क हार्डवेयर चाहिए, राउटर चाहिए, स्विच चाहिए, केबल चाहिए, सबके कॉस्ट ऐड होंगे। कल को सर्वर क्रैश हो गए, पैसा गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, आपका डेटा सेंटर में आग लग गई, पैसा गया, है ना। ये जो अमेजोन वाले थे ये क्या बोलते थे कि आप आइए, मैंने जो इंफ्रा लगा रखा है उस इंफ्रा का कोई कॉस्ट नहीं लूंगा, सिर्फ मैं यूज करने का कॉस्ट आपसे लूंगा। आप जितने घंटे यूज करेंगे उतने घंटे के पैसे दे दीजिएगा मुझे, जितनी कैपेसिटी में यूज करेंगे उतनी कैपेसिटी के पैसे आप मुझे दे दीजिएगा।
जितना टाइमलाइन तक यूज करेंगे उतना टाइमलाइन का पैसा आप मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसकी रिकवरी का फंडा भी मेरे पास है, सब कुछ है, सारा मेंटेनेंस, सिक्योरिटी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के साथ सिक्योरिटी कंप्लाइंस लेके चल रहा हूँ, हर एक चीज लेके चल रहा हूँ, इजी टू फास्ट दे रहा हूँ, आप कहीं मूव होना है इजी टू मूव दे दूंगा मैं, सब दे रहा हूँ A to Z। तो कंपनी बोले यार ये तो बढ़िया है, यहीं चलते हैं, समझ आ गई। तो कंपनी यहीं पे आने लग गई अपना सेटअप लगाने के लिए। लेकिन यहां पर एक समस्या थी, कंपनी अमेजोन के ऊपर AWS की सर्विस पे अपना सेटअप लगाने लगी, पूरा डेटा सेंटर। तो यहां पर समस्या ये आई कि भाई हम जब AWS के पास जाते हैं तो चीजें तो वही करनी पड़ रही हैं जो यहाँ पे पूरा का पूरा लॉजिक रहता था डेटा सेंटर लगाने का, नेटवर्क कहाँ से आएगा, ट्रैफिक का फ्लो कहाँ से आएगा, कितने सर्वर क्रिएट करेंगे, लोड बैलेंसर सब चाहिए भाई। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे आके सिंगल क्लिक में सब कुछ हो जाता है, यहाँ पे सारी चीज चाहिए। लेकिन वो कॉन्सेप्ट किसके पास है, वो कॉन्सेप्ट किसके पास है, पूरा सेटअप। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे सब कुछ फिजिकल हो रहा था, यहाँ पे चीजें वर्चुअल होंगी। हालांकि बैकएंड में अमेजोन वाले ने तो सब कुछ फिजिकल कर रखा है, लेकिन आपको एज अ वर्चुअली चीजें दी जा रही होती। कैसे दी जा रही होती वर्चुअल चीजें? वर्चुअल चीजें आपको दी जा रही होती हैं हाइपरवाइजर के थ्रू। आप लोगों को पता होगा हाइपरवाइजर का कॉन्सेप्ट, है ना। अपने हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर डाल दिया और हाइपरवाइजर डालने के बाद सारा हार्डवेयर एज अ वर्चुअलाइज हो जाता है। तो वर्चुअल तरीके से दी जा रही होती है। मतलब जो चीज आप कल तक फिजिकली आपके सामने कंप्यूटर होता था, केबल होता था, राउटर होता था, सब कुछ यहाँ पर है, बट एज अ वर्चुअली है। आपको एज अ वर्चुअली क्रिएट करना पड़ेगा, सेटअप लगाना पड़ेगा। तो जो कंपनी आईटी में जा रही थी, जो कंपनी आईटी में जा रही थी, चाहे वो टोयोटा हो, चाहे आपकी BMW, अपना पूरा का पूरा कारोबार आईटी पे लेके जाते थे, तो उन्होंने इन्फो से डिलॉयट को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो डिलॉयट ने ये सब कुछ लगा दिया। लेकिन अब फिजिकल से हटके अगर मान लीजिए अमेजोन के पास गई AWS की सर्विस में, तो ठीक है, सारे सर्विसेज, कंप्यूट, राउटर, डोमेन, सब लोड बैलेंसर सब AWS दे रहा है। लेकिन सेटअप लगाएगा कौन, लॉजिक कैसे लगाएंगे भाई, लॉजिक की बात आई। तो लॉजिक तो वही लगा सकते हैं जिसको नॉलेज हो। तो यहां पर AWS वाला क्या बोलता है, अमेजोन वाला बोलता है कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि मेरे पास सपोर्ट टीम बैठी हुई है, आप उनसे लगवा लो। मेरे पास सपोर्ट की टीम बैठी हुई है, आप उनसे लगवा लो, वो लगा के दे देंगे, लेकिन वो पैसे लेंगे। जैसे कि आप आजकल देखो ना, आप मार्केट से मान लो आपने मार्केट से एसी बाय किया, ठीक है। तो जिस दुकान से आप एसी बाय करते हो तो लोग क्या बोलते हैं, आप एसी की कीमत अलग है, एसी इंस्टॉल करने का चार्ज अलग बताते हैं, 1500 2000। वो लोग क्या बोलते हैं, मेरा बंदा आएगा लगा के चला जाएगा, आप 1500 दे देना, ऐसा बोलते हैं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि ठीक है आप खुद लगा लीजिएगा। एक तो ये होता है, तो आप खुद लगाना आता है आपको एसी, तो ठीक है आपका कॉस्ट बच जाएगा। या बाहर से कोई बंदा आप लगा पकड़ के लगवा लो। तो जिस कंपनी से आपने एसी खरीदा, वो कंपनी वाला एसी इंस्टॉल करने का 1500 मांग रहा था, आपको अगर खुद लगाना आता है तो आप फ्री में, आपका पैसा बच गया 1500। नहीं तो बाहर से कोई बंदा उठा लो, 200 300 में एसी इंस्टॉल करके दे देगा, होता है ना। ऐसे ही जब ये BMW, टोयोटा जैसी कंपनी AWS के पास आती थी डेटा सेंटर लगाने के लिए, तो AWS वाले कहते थे कि हमारे पास बैकएंड में टीम बैठी हुई है, वो लगा के दे देंगे, या फिर आप खुद लगा लीजिएगा। और खुद लगाने का मतलब होता है कि BMW, टोयोटा के पास खुद की ऐसी टीम हो जो AWS में सेटअप लगाने का नॉलेज रखता हो, या तो वो लगा लेगा खुद की आईटी टीम, या फिर उनके पास एक ऑप्शन होता था कि पहले जिन कंपनियों को अपना डेटा सेंटर चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था डिलॉयट को, उसी डिलॉयट को बोल दे कि आप ना फिजिकल से चीजें हटा के हम AWS के पास जा रहे हैं, AWS से हम सारी चीजें लेंगे, हार्डवेयर का कॉस्ट वहां से थोड़ा सा बच रहा है, क्योंकि यहाँ तो फिजिकल हार्डवेयर खरीदना पड़ता था, है ना। कल को कोई हार्डवेयर यूज नहीं हो तो वेस्ट हो जाता था, कल को कोई हार्डवेयर जल गया तो उसका मेंटेनेंस का पैसा बहुत ज्यादा था। हम AWS के पास जा रहे हैं, वो सिर्फ हमसे यूज का पैसा लेगा। लेकिन बात समस्या ये आ रही कि लगाएं कैसे, हमें लगाना नहीं आता।
तो एक काम करिए, डिलाइट को बोला कि एक काम करिए, आप सिर्फ डेटा सेंटर लगाने का और एडब्ल्यूएस के ऊपर डेटा सेंटर मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट हमसे ले लीजिए। तो इस बेस पे उनसे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा। तो अब क्या हुआ, डिलाइट के साथ क्या हुआ, डिलाइट कल तक फिजिकल डेटा सेंटर मैनेज कर रही थी, आज वही डिलाइट बोलती है कि मैं बीएमडब्ल्यू के लिए एडब्ल्यूएस पे डेटा सेंटर मैनेज करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नौकरियां जा रही हैं, बस चीजें बदल गई हैं। आप कल तक कुछ और तरीके से काम कर रहे थे, आज डिफरेंट तरीके से, मतलब अपग्रेड हो रही हैं चीजें। समझ आ गई? यही काम हो, यही ऐसे एचसीएल के साथ होता है। एचसीएल के जितने क्लाइंट थे फिजिकल डेटा सेंटर वाले, मोस्टली अब वो भी क्लाउड पे चले गए, तो एचसीएल उनको क्लाउड के ऊपर सपोर्ट देने लग गया, विप्रो उनको क्लाउड के ऊपर सपोर्ट देने लग गया। समझ लग गई बातें यहाँ पे? कोई समस्या नहीं ना? ठीक है। अब यहां पर रही बात सिक्योरिटी की, तो हर एक लेवल की सिक्योरिटी आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती है जो आपको यहां मिल रही थी, बल्कि इससे ज्यादा सिक्योरिटी यहां पे प्रोवाइड की जाती है। अभी सिक्योरिटी टर्म्स में बात नहीं कर रहा, ये सिक्योरिटी टर्म्स में इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर क्लाउड ये इन एडब्ल्यूएस के पास जाने पे, एजोर के पास जाने पे तो सिक्योरिटी लीक हो रही है, हम फिजिकल बैठे थे बहुत अच्छा थे, ऐसा बोलते हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर आते हैं तो भी आपको सिक्योरिटी बराबर मिलती है। बट कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको सपोर्ट देने वाली कंपनियां, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है, एनआईटी है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का एक क्लाइंट है, मान लो आपका बीएमडब्ल्यू। इन्फोसिस का क्लाइंट कौन है? बीएमडब्ल्यू। इन्फोसिस का इन्फोसिस उस बीएमडब्ल्यू का पूरा फिजिकल डेटा सेंटर लगा के रखा है। बीएमडब्ल्यू ने इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट क्या दिया? बीएमडब्ल्यू ने इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ए टू जेड जितने भी हार्डवेयर होंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, जितने भी मैन पावर रिसोर्सेस होंगे, सब आप देखो, आप ईयरली पैसा बताओ कितना है। तो इन्फोसिस 100 करोड़ का बिल बना के बीएमडब्ल्यू को देती है, बीएमडब्ल्यू 100 करोड़ का बिल पास कर देती है। उस 100 करोड़ में सब कुछ आ जाता था। सब कुछ आ जाने का मतलब होता है पूरे सर्वर, सर्वर के मेंटेनेंस, मैन पावर रिसोर्सेस, केबल सेबल सब आ जाता था, वायर वायर सब, राउटर सब कुछ आ जाता था। ठीक है। अब बीएमडब्ल्यू एकदम से सोचा कि यार मैं एडब्ल्यूएस के पास जाना चाहता हूँ सेटअप लगवाने। अब जब बीएमडब्ल्यू जब एडब्ल्यूएस के पास जाके सेटअप लगवाएगा, तो बीएमडब्ल्यू को पता लगा कि यार यहाँ पे तो 20 करोड़ में काम हो रहा है, वहां 100 करोड़ इन्फोसिस को दे रहा था। तो अब इन्फोसिस के पास पहुंचा, इन्फोसिस से बोला, इन्फोसिस से क्या बोला कि फिजिकल से हटा के ना हम इधर जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? एडब्ल्यूएस के पास। ठीक है। तो अब इन्फोसिस परेशान हो जाता है, क्या बोलता है? ठीक है, इन्फोसिस को ऐसा लगने लग जाएगा फॉर एग्जाम्पल कि कहीं ना कहीं अब हमारे साथ दिक्कत होगी। क्या? क्योंकि पहले इन्फोसिस हर एक चीज की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, हार्डवेयर से लेके मेंटेनेंस से लेके मैन पावर से लेके ए टू जेड। लेकिन जब क्लाउड, बीएमडब्ल्यू कहाँ चला गया? क्लाउड पे, एडब्ल्यूएस पे, तो हार्डवेयर तो खरीदने नहीं है, मैन पावर भी उतने नहीं लगने, मेंटेनेंस भी उतनी नहीं आने, तो कॉस्ट कम हो गया ना, तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस का बिजनेस डाउन होने लग जाएगा। तो इन्फोसिस फिर उस केस में मैनुपुलेट करने लग जाता है अपने क्लाइंट को। फॉर एग्जांपल मैं इन्फोसिस को नहीं बोल रहा हूँ, और भी क्लाइंट्स को बोल रहा हूँ, वो वहां पे मैनुपुलेट होने लग जाएगा चीजें। क्या होने लग जाएंगी कि नहीं नहीं आप मत जाइए इस क्लाउड के साइड, है ना, आप हमारे साथ रहिए, हम आपको अच्छा सिक्योरिटी देंगे, हम आपको प्राइस और कम कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। तो उस केस में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हो तो उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा फील होने लग जाता है, पूरी नॉलेज नहीं होती है, तो यार नहीं यार, जो चीज़ें फिजिकल हैं वो बेस्ट हैं, जो चीज़ें फिजिकल हैं वो बेस्ट हैं, जो चीज़ें फिजिकल हैं वो बेस्ट है, हम नहीं जाना चाहते। बट ऐसा कुछ नहीं है, एक ना एक दिन सबको जाना है क्लाउड के साथ। नहीं, क्लाउड तो पहले से था, एक ना एक दिन सबको इस इस मेथड पे जाना है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एडब्ल्यूएस के पास रेडी टू मूव में, है ना। जैसे आप भी देखो, कई बहुत पुराने पुराने आदमी है ना, जो बहुत सालों से कपड़ों को सिला सिला के पहन रहे थे, बट आज जब उनको लेके जाइए आप किसी नए स्टोर पे, है ना, नए कपड़े की दुकान में,
है ना, एकदम फिटिंग का रेडी टू मूव कपड़ा मिल जाता है, बंदा हैप्पी हो जाता है, बोलता है यार तो सिलाने की जरूरत नहीं है, तो बढ़िया रेडी टू मूव बढ़िया फिट आ रहा है, फिर बंदा फॉलो करने लग जाता है। वही चीजें होती है, कभी कभी माइंडसेट ऐसा रहता है कि नहीं यार वहां पे जाने से ये दिक्कत होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सिक्योरिटी लीक होगी, लेकिन जब उसे आके डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई जाती है चीजें, एक बार रियल इंडस्ट्री पे वर्क दिखाया जाता है तो बंदे को समझ में आता है, ऐसे ही होती है। ठीक है, तो बस फर्क यहाँ पर ये है कि जो कंपनी अपडेटेड रहती है, जिनको अपडेटेड नॉलेज रखते हैं आईटी इंडस्ट्री के बारे में, वो बहुत जल्दी मूव हो जाते हैं। जो थोड़ा सा ओल्ड टेक्नोलॉजी पे जी रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बस और फर्क ही नहीं है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर ये, हर एक सिक्योरिटी भी यहाँ पे आपको मिलती है। तो इस तरीके से अमेजोन ने ये चीज लाई, रेडी टू मूव डेटा सेंटर रखा और लोगों को देना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग एडब्ल्यूएस में आके डेटा सेंटर लगाते हैं, अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं, कुछ ऐसे बंदे हैं जो बहुत सालों से फिजिकल डेटा सेंटर लगा रहे थे, है ना, पूरा का पूरा खुद का क्लाउड लगा रहे थे, पूरा का पूरा इस तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन जब वो लोग एडब्ल्यूएस के पास आके डेटा सेंटर लगाएंगे ना, तो उन्हें ये सारी चीजें फिजिकल दिखाई नहीं देंगी, उन्हें सारी चीजें वर्चुअली लेनी पड़ेंगी। पूरा वर्चुअल मशीन लेना पड़ेगा, वर्चुअल कंप्यूटर लेना पड़ेगा, वर्चुअल लोड बैलेंसर, वर्चुअल ऑटो स्केलिंग, वर्चुअल डीएनएस की सर्विस, वर्चुअल स्टोरेज की सर्विस, सब कुछ वर्चुअल लेनी पड़ेगी। वहां पर पूरा का पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट बेस पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बस मेथड बदल जाएगा कि यहाँ पे आने के बाद किस तरीके से चीजें लगानी है। तो उस बंदे को भी यहाँ पर सीखना पड़ता है। ठीक है, तो बस हमें ना यही चीज सीखना होता है कि जो चीज फिजिकल हो रही थी, अब वही चीज क्लाउड पे आके, मतलब सॉरी, क्लाउड तो पहले भी था, जो चीज फिजिकल हो रही थी वो चीज एडब्ल्यूएस में आके कैसे करना, ये चीज सीखना पड़ता है। एजोर में आगे तो एजोर में कैसे करना, वो चीज सीखना पड़ता है। गूगल क्लाउड, गूगल के पास आ गए तो गूगल जो अपनी ये रेडी टू मूव क्लाउड की सर्विस दे रहा है, वहां पर ये चीजें कैसे करनी, ये चीज सीखना पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए हमें इसकी ट्रेनिंग की नीड पड़ जाती है, बस। क्योंकि इनके अपने अपने तरीके होते हैं, है ना, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के, किसी के अलग तरीके हैं, किसी के अलग तरीके। इनकी बिलिंग्स को देखना, किसका क्या प्राइस है, किसका क्या डिजास्टर रिकवरी, सारी चीजें हमें मेंटेन करनी पड़ती है, यही हमें लर्न करना पड़ता है, बस। तो या तो बीएमडब्ल्यू के पास इतनी कैपेसिटी हो, खुद की आईटी टीम हो कि यार खुद की ऐसी आईटी टीम हो कि खुद कर ले, या फिर एडब्ल्यूएस की टीम से करा ले, या फिर जिसको पहले से कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा है उसी को बोल दे आओ भाई तुम ही कर लो, तुम ही लेके चले जाओ पैसा। ठीक है, कोई नई नई कंपनियां मार्केट में आ रही हैं, वो इतना बड़ा बड़ा इंफ्रा लगाने के लिए पैसा नहीं है, तुरंत से वो इनके पास आ जाए, एडब्ल्यूएस के पास आ जाए, रेडी टू मूव डेटा सेंटर देते हैं, इनसे ले लें, अपना सेटअप चला लें। सेटअप चल गया तो अच्छी बात है, कल को अगर बिजनेस डाउन हो गया तो कोई नहीं, डिलीट कर देंगे। कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि यार 10 करोड़ का डेटा सेंटर लगा के रख के बिजनेस भी नहीं चला, पूरा लॉस हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है ना, कई बार ऐसी कंपनी भी मार्केट में आती है कि जब वो डेटा सेंटर लगाती हैं, ठीक है ना, तो डेटा सेंटर लगाने से पहले वो एक बार टेस्टिंग करना चाहती हैं, तो टेस्टिंग के लिए भी उन्हें हार्डवेयर खरीदना पड़ता था, टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए। तो कंपनी बोलती है ठीक है यार, हम हमारा जो प्रोडक्शन होगा ना वो फिजिकल रखेंगे, लेकिन टेस्टिंग से रिलेटेड चीजें चलो इनके पास चल के रेडी टू मूव लेके कर लेते हैं, तो टेस्टिंग का पैसा बच जाएगा। तो आना तो सभी को एक प्रकार से, एक तो ये होता है, एक ये भी होता है कि बहुत सारे बंदे होते हैं जो मार्केट में सीख रहे होते हैं ना, अब सीखने के लिए आपको बड़े बड़े राउटर्स की जरूरत पड़ गई, कंप्यूटर की जरूरत पड़ गई, लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ गई, पूरा डेटा सेंटर लगाना है, कहाँ से लगाओगे? अब मार्केट से इतना सारा तो आप खरीद नहीं सकते, दो दो पाँच पाँच छः छः लाख का हार्डवेयर तो आप खरीदोगे नहीं। तो आप लोग क्या करते हो, क्लाउड पे आके अपना पूरा वर्चुअल सेटअप लगाते हो, सीख के चले जाते हो, ये भी बेनिफिट है। तो हर तरीके से आपको बेनिफिट ही मिलता है। ये जो मेथड आया है, जो एडब्ल्यूएस लेके आया, ठीक है, अब एडब्ल्यूएस लेके आया तो देखा यार ये तो बढ़िया चल रहा है कॉन्सेप्ट, तो उसके साथ साथ फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी अपना लॉन्च कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी अपना लॉन्च कर दिया ऐसे ही, रेडी टू मूव देना डेटा सेंटर, जिसको अजूर क्लाउड बोलते हो आप लोग। ऐसे ही गूगल वालों ने भी दे दिया, ठीक है, जिसको जीसीपी क्लाउड प्लेटफॉर्म बोला जाता है, गूगल क्लाउड में वालों ने भी देना स्टार्ट कर दिया। बढ़िया बिजनेस चल रहा है भाई, ये अच्छा बिजनेस है ये। तो समझ आ गई बात यहाँ पे, क्लाउड कंप्यूटिंग कोई नया टर्म्स नहीं है, पुराना ही टर्म्स है, पुराना ही टर्म्स है। बस ये है कि ये जो AWS है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल कंपनी है, ये आपको रेडी टू मूव डेटा सेंटर दे रही हैं, और आपसे बोलती हैं कि आप हमारे ऊपर आके अकाउंट साइन अप करो और विद इन अ फ्यू आवर्स में आप अपना पूरा का पूरा डेटा सेंटर लगा के लेके चले जाओ।
यही चीज हमें सीखना पड़ता है कि इनकी सर्विस कौन कौन सी सर्विस है, कौन कौन सी सर्विस के नेम है, क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, कैसे लगाना है, यही लॉजिक सीखना होता है, बस बात खत्म। क्या बिल है, क्या बिलिंग है, क्या प्राइस कॉस्टिंग है, ये सारी चीजें हमें सीखना होता है। कोई डाउट यहाँ तक? समझ आ गई बात यहाँ पे सारी चीजें? कोई समस्या? क्लियर? कितना टाइम हो गया वीडियो का देख लेते हैं एक बार। 1 घंटा, कोई नहीं, 20-25 मिनट और जाए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। चलो, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल के बारे में। टाइप्स ऑफ मॉडल्स। अब टाइप्स ऑफ क्लाउड के भी कई मॉडल्स होते हैं, जैसे एक आपने सुना है प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, दूसरा आपने सुना होगा पब्लिक क्लाउड, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, इसको मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। थर्ड आपका हाइब्रिड क्लाउड। फोर्थ आपका मल्टी क्लाउड। ये टर्म्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो, मान लो ये एक कंपनी है XYZ, या मान लो इन्फोसिस है, विप्रो है, TCS है, डिलॉयट है, कोई भी कंपनी है ना, मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी को नाम नाम लेके नहीं चल रहा, मैं एक आपको समझाने के लिए कंपनी का नाम यूज कर रहा हूं, ध्यान रखें, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर एक कंपनी है XYZ, या मान लो आप यहाँ पर SCL नाम की कंपनी, ठीक है, मान लो यहाँ पर SCL नाम की कंपनी। अब SCL नाम की कंपनी को अमेरिका से, यूएसए में कोई एक बैंकिंग सेक्टर है जो इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हमारा पूरा सेटअप लगा दो यार, हमारा पूरा सेटअप लगा दो, ठीक है। तो मान लो SCL नाम की कंपनी सेटअप लगाती है, इसका क्या करती है, सेटअप लगाती है, और सेटअप लगाने के लिए मान लीजिए इसने ये वाला मेथड यूज किया कि किसी बिल्डिंग के अंदर सेटअप लगा रही है, क्या कर रही, किसी बिल्डिंग के अंदर सेटअप लगा रही है, तो SCL क्या करेगी, सर्वर खरीदेगी, मान लो 500 सर्वर खरीदी, 1000 डेटाबेस सर्वर खरीदी, राउटर खरीदी, स्विच खरीदी, नेटवर्क खरीदी, सब कुछ खरीदी, पता लगा 10 करोड़ रुपए पूरा डेटा सेंटर लगाने में लगा दिया, सब कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लोड बैलेंसर सब कुछ A to Z, बिल्डिंग के अंदर चीजें लगा दी गई, सब कुछ प्राइवेट है, सिक्योर है, सिक्योरिटी मेंटेन कर दिया गया, इसी को कह दिया गया प्राइवेट क्लाउड। क्लाउड तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, क्लाउड क्या है भाई, एक एक डेटा सेंटर मुंबई में लगा दिया गया, एक यहाँ लगा दिया गया, एक यहाँ अमेरिका में, एक सिंगापुर में, पूरा सेटअप लगा दिया गया, ये बन गया पूरा प्राइवेट क्लाउड, यही हो गया प्राइवेट क्लाउड आपका। लेकिन मान लो अगर SCL फिजिकल बिल्डिंग के अंदर ना लगाकर इनके पास चली जाती, जो रेडी टू मूव डेटा सेंटर देते हैं, कौन देते हैं रेडी टू मूव डेटा सेंटर, आप लोगों को पता ही हो गया अब तो, AWS वाला, माइक्रोसॉफ्ट वाला, गूगल वाला, और बहुत सारे लोग देते हैं, है ना, हर कोई दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी दे सकता है, आप चाहे तो आप भी दे सकते हो, आपके पास उतनी रिसोर्सेज होने चाहिए।
कैसे देते हैं वो भी बता दूंगा मैं अभी आपको, दिया कैसे जा रहा है। ये अमेजोन वाला हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला हो गया, ये हो गया आपका गूगल वाला। ठीक है ना। मान लो एससीएल कंपनी इधर ना लगा के इधर जाती है अमेजोन वाले के पास, तो अमेजोन वाले के पास जाती, तो अमेजोन वाले के पास जाके ना एक वर्चुअल स्पेस लेती। क्या लेती? वर्चुअल स्पेस लेती। और इस वर्चुअल स्पेस के अंदर पूरा सेटअप लगाती है ऐसे, यही राउटर लेती, स्विच लेती, सब कुछ लेती, वर्चुअल स्पेस। ठीक है। अब पता लगता है इसी अमेजोन के अंदर एक दूसरा कंपनी भी वर्चुअल स्पेस लेके अपना काम कर रहा है, एक तीसरा कंपनी भी वर्चुअल स्पेस लेके काम कर रहा है। मतलब काइंड ऑफ एक पब्लिक प्लेस है, मतलब हर कोई आ रहा है यहाँ पर, हर कोई आ रहा है यहाँ पर, लेकिन सब लोग अपना अपना एक बाउंड्री कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब एक ही जगह बैठे, नहीं, बाउंड्री कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ एक पब्लिक प्लेस हो गया। ये क्या हो गया? पब्लिक प्लेस। तो यहां पर जब सेटअप लगाया तो इसको कह दिया जाता है पब्लिक क्लाउड। क्या कहा जाता है इसको? पब्लिक क्लाउड कह दिया जाता है। मतलब हमने क्लाउड बनाया तो है, लेकिन पब्लिक प्लेस में बनाया। क्या, कहाँ पे बनाया? पब्लिक प्लेस में। Amazon जो दे रहा है वो पब्लिक प्लेस है, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है, सब लोग वहीं पे आते हैं अपना अपना। लेकिन पब्लिक प्लेस में आने के बाद भी आप लोग अपना प्राइवेटली बाउंड्री लगाते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी की बाउंड्री में घुस जाए। भाई आप मान लो आप बैंगलोर गए, ठीक है, ऐसे समझो आप बैंगलोर गए, बैंगलोर का जितना भी लैंड है, ठीक है, अब बैंगलोर के लैंड में आप लोग रह रहे हो, आप तो बैंगलोर के लैंड में रह रहे हो, आप पब्लिक प्लेस पे रह रहे हो, लेकिन पब्लिक प्लेस के अंदर भी तो आपके प्राइवेट घर होते हैं ना, बाउंड्री होता है ना। तो ऐसे ही है काइंड ऑफ थिंग। आप आए तो पब्लिक जगह पे हो, लेकिन वहां पे भी बाउंड्री आप ले रहे हो। तो यहाँ पे जब सेटअप लगाया गया, उसे भी पूरे वर्ल्ड से एक्सेस करने लगे, तो ये भी तो क्लाउड हुआ। इसको प्राइवेट क्लाउड क्यों बोल रहे थे? क्योंकि ये खुद का बिल्डिंग था। इसको पब्लिक क्लाउड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पब्लिक प्लेस में लगाया जा रहा है। लेकिन मैं इसको पब्लिक क्लाउड के साथ साथ मैं इसको बोलता हूं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोलता हूं मैं इसको, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, या वर्चुअल प्राइवेट पब्लिक क्लाउड बोल लो, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। वर्चुअल प्राइवेट पब्लिक क्लाउड मैं इसको बोलता हूं। क्यों बोलता हूं मैं, पता है आपको? मैं इसको सिर्फ पब्लिक क्लाउड नहीं बोलता, मैं इसको बोलता हूं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। क्लियर करता हूं क्यों बोलता हूं। क्योंकि आप पब्लिक प्लेस में तो हो, लेकिन वहां पर भी प्राइवेट हो। ये एज अ फिजिकल प्राइवेट क्लाउड था, तो ये आपका क्या हो गया? वर्चुअल प्राइवेट, वर्चुअल प्राइवेट पब्लिक क्लाउड। पब्लिक मतलब वर्चुअली चीजें, वर्चुअल बना हुआ है, कहां पे? पब्लिक प्लेस में, है प्राइवेट भी। समझ आ गई? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड मतलब पब्लिक प्लेस में भी आप प्राइवेटली बैठे हुए हो, प्राइवेट क्लाउड बना के बैठे हुए हो। आपका ये भी प्राइवेट क्लाउड है पब्लिक प्लेस पे, बट फिजिकल ना होके वर्चुअली है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? तो इसी को कहते हैं पब्लिक क्लाउड। लेकिन मैं इसको पब्लिक क्लाउड के साथ साथ क्या बोलता हूँ? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जैसा यहाँ है वैसे ही यहाँ पे भी है, बस ये है कि आप पब्लिक प्लेस में हो, ये आपका खुद का बिल्डिंग है। ऐसे समझो, देखो आपका गांव में ना बहुत बड़ा जमीन है, आप पूरी बड़ी जमीन को ना बाउंड्री करके रखे हुए हो, और उसके अंदर छोटा सा घर बना, काइंड ऑफ समझ लो ये प्राइवेट क्लाउड हो गया। लेकिन आप जब बैंगलोर गए, तो बैंगलोर में आपके पास इतनी बड़ी जमीन तो नहीं है, आपने फ्लैट ले लिया बैंगलोर में, है ना, थर्ड फ्लोर में, आप थर्ड फ्लोर में रह रहे हो। तो जो पूरा टावर है वो तो पब्लिक है, लेकिन आपका जो फ्लोर है वो थर्ड है, वो प्राइवेट है। तो आप ये नहीं, ये आप क्या बोलते हो? टावर के अंदर, टावर एक पब्लिक प्लेस हो गया, उसके अंदर मेरा एक छोटा सा प्राइवेट प्लेस है, प्राइवेट स्पेस है। ऐसे समझ लो, ऐसे ही समझ लो, इसको रिलेट कर लो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पहले क्या था, पूरी लैंड के अंदर आप, पूरा लैंड में आपका ही घर था केवल। लेकिन जब आप बैंगलोर आए, तो बैंगलोर में क्या हुआ कि आपका टावर जो था वो 40 फ्लोर का था, जिसमें थर्ड फ्लोर आपका है, तो टावर आपका पूरा का पूरा पब्लिक है ना। उस टावर के अंदर एक फ्लोर आपका प्राइवेट है। वैसे ही है कि आप पब्लिक प्लेस पे आए हो, लेकिन आपका प्राइवेट है, काइंड ऑफ थिंग। तो आपके फ्लोर में तो कोई नहीं घुस सकता, आपके घर के अंदर कोई नहीं घुस सकता, काइंड ऑफ थिंग। ऐसी है, सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन होती है।
क्लियर है यहाँ पे? तो समझ आ गया आपको? प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, क्लियर। अब देखो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। अब हाइब्रिड क्लाउड का मतलब ये होता है, कई बार कंपनियां ऐसा करती हैं कि कुछ क्रिटिकल डेटा अपनी बिल्डिंग के अंदर रखती हैं और कुछ सर्वर, कुछ रिसोर्सेज इनके पास जाके लगाती हैं। जैसे वेब सर्वर यहाँ रख लिया, डेटाबेस यहाँ रख लिया, तो आधी चीजें यहाँ है, आधी चीजें यहाँ है, ठीक है ना। और फिजिकल चीजों को मतलब अपनी बिल्डिंग को इसके साथ कनेक्ट कर लिया, इन सर्वर के साथ, वीपीएन के थ्रू या प्राइवेट केबल के थ्रू, आगे सर्विसेज है देखेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि आधी चीजें कंपनी की यहाँ रखी हैं, आधी चीजें यहाँ पे रखी हैं, तो इसको बोल दिया जाता है हाइब्रिड, हाइब्रिड इन्वायरमेंट, इसको कहा जाता है हाइब्रिड क्लाउड। ऐसा बहुत सारी कंपनियां करती हैं। कंपनी बोलती है कि लोड बैलेंसर जैसी चीजें, डीएनएस जैसी चीजें, है ना, वेब सर्वर जैसी चीजें, एप्लीकेशन सर्वर जैसी चीजें रख दो भाई यहाँ पे, एडब्ल्यूएस के पास रख दो, माइक्रोसॉफ्ट के पास रख दो, गूगल क्लाउड के पास रख दो, सस्ती मिल रही है रिसोर्स, लेकिन डेटा वगैरह अपने पास रखना है। तो ऐसे इन्वायरमेंट भी कंपनी चलाती है, जिसको कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। ये होता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। ये चीजें कैसे बनती हैं आप जब पढ़ोगे तो सीख जाओगे। एडब्ल्यूएस में मैंने बता रखा है, जोर में भी बता रखा है, गूगल क्लाउड में भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब चलो, अब एक होता है मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड का मतलब क्या हुआ? मल्टी क्लाउड का मतलब ये हुआ कि क्या होता है कि कंपनी बोलती है कि मैं अपना कुछ सेटअप एडब्ल्यूएस के पास भी लगा के रखूंगा, कुछ सेटअप एजोर के पास भी लगा के रखूंगा, कुछ सेटअप गूगल क्लाउड के पास भी लगा के रखूंगा, ठीक है, और तीनों को आपस में कनेक्टेड करके चलाऊंगा। इसको कहा जाता है मल्टी क्लाउड। जैसे कंपनी बोलती है कि कुछ रिसोर्सेज मुझे एडब्ल्यूएस सस्ती दे रहा है, कुछ रिसोर्सेज मुझे माइक्रोसॉफ्ट सस्ती दे रहा है, कुछ रिसोर्सेज मुझे गूगल वाला सस्ती दे रहा है, तो मैं कुछ इधर से ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, लेकिन तीनों को कनेक्ट करके चला रहा हूं, तो दैट इज अ मल्टी क्लाउड। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? जैसे कंपनी बोलती है कि मेल सर्विस एडब्ल्यूएस अच्छा देता है, सस्ती देता है, तो मेल सर्विस एडब्ल्यूएस से ले लिया। कंपनी बोलती है एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस माइक्रोसॉफ्ट अच्छा देता है, तो एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस माइक्रोसॉफ्ट से लेके चला रहा है। कंपनी बोलती है कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की सर्विस गूगल वाला अच्छा देता है, उधर से ले लिया, तीनों कनेक्ट करके चला रहा, मल्टी क्लाउड हो गया। यह कंपनी बोलती है कि मेरा प्राइमरी डेटा सेंटर एडब्ल्यूएस पे लगा के रखा है, उसकी सेकेंडरी डेटा सेंटर एजोर पे लगा है, और उसका पूरा का पूरा डीआर प्लान गूगल क्लाउड में लगा रखा है, मल्टी क्लाउड। तो ये भी कंपनी यूज करती है। ज्यादातर कंपनी मल्टी क्लाउड पे यूज करती है, क्योंकि कंपनी एक पे डिपेंड होकर नहीं चलती। तो हमने गूगल क्लाउड तो सीख ही लिया, एजोर भी सीख लिया, अब हम गूगल क्लाउड, सॉरी, हमने एडब्ल्यूएस क्लाउड सीख लिया, एजोर सीख लिया, अब गूगल क्लाउड पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब एक चीज यहाँ पे बता दूं, गूगल क्लाउड पे जाने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है, देखो, Amazon, अगर हम बात करें कि पूरा का पूरा डेटा सेंटर एज अ कंप्यूट के तौर पे लगाना चाहते हैं, तो आप एडब्ल्यूएस को चूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नई नई सर्विस एडब्ल्यूएस लेके आता है, एडब्ल्यूएस के पास जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी बोलती है, कई कंपनियां बोलती हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी जैसी सर्विसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के पास चली जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफर भी देता है, डिस्काउंट भी देता है, कहता है मेरा कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, अगर मेरा कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जो पहले से मेरा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज कर रहा है एक्टिव डायरेक्टरी, अगर वो क्लाउड पे आएगा तो मैं उसे हैवी डिस्काउंट दूंगा, तो हैवी डिस्काउंट दे दूंगा। लोग माइक्रोसॉफ्ट के साइड चले जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कि पूरा का पूरा डेटा सेंटर आप वर्चुअलाइज, सॉरी, कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन पे लगाना चाहते हो, पूरा का पूरा डेवऑप्स सेटअप आपका कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन पे, कुबरनेटिस पे रहना चाहते हो, पूरा का पूरा सीआईसीडी को आप रखना चाहते हो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के ऊपर, तो उस केस में फिर कंपनी गूगल क्लाउड के ऊपर आ जाती है। जब बात आती है कि पूरा सेटअप कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में होगा, पूरा का पूरा रेडी टू मूव कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ चाहिए, पूरा का पूरा रेडी टू मूव सीआईसीडी चाहिए, कंपनी बोलती है गूगल क्लाउड ले लो भाई, और कुछ मतलब। तो इसलिए गूगल क्लाउड हम सीख रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी में काम करोगे, मान लो आप आईटी सर्विसेज बेस्ड कंपनी में काम करो, आप डिलॉयट में काम करो, डिलॉयट के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं। डिलॉयट के पास एक प्रोजेक्ट आया कि एडब्ल्यूएस पे डेटा सेंटर लगवाना है किसी क्लाइंट का, लगा दो भाई। डिलॉयट के पास प्रोजेक्ट आया कि माइक्रोसॉफ्ट पे लगाना, लगा दो भाई। डिलॉयट के पास ऐसा भी प्रोजेक्ट आएगा ना, जो क्लाइंट बोलता है कि यार मुझे पूरा पूरा कंटेनर पे चलवानी है, गूगल क्लाउड को प्रेफर कर लो, गूगल क्लाउड फास्ट भी बहुत है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? तो गूगल क्लाउड को भी प्रेफर किया जाता है।
और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो आप किसी कंपनी में एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट की प्रोफाइल पे ज्वाइन कर रहे हो, है ना। अब आपका डेली बेस पे वर्क क्या होता है, आप क्लाइंट के पास जाते हो, उनको पूरा कंसल्टेंट करते हो, है ना, क्लाइंट को पूरा मोटिवेट करते हो कि यार आप अपना फिजिकल सेटअप ना इधर इनके पास लाके सेटअप कर दो, ठीक है, एडब्ल्यूएस के पास कर दो। अब क्लाइंट आपको आपको ना मैनिपुलेट करेगा, एजोर की डिस्कशन करेगा, गूगल क्लाउड की डिस्कशन करेगा। तो अगर मान लो अगर आपको एजोर और गूगल क्लाउड नहीं आता, सिर्फ एडब्ल्यूएस की नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं आप मार खा जाओगे, क्योंकि क्लाइंट के पास भी टेक्निकल बंदे होते हैं जो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको कि तीन मोस्ट पावरफुल क्लाउड प्रोवाइडर जी जो हैं इनकी अगर नॉलेज होगी तो आप अच्छे से खेल जाओगे, ठीक है ना। आप अपने क्लाइंट, आपके पास कैसा भी प्रोजेक्ट आ जाए, एडब्ल्यूएस बेस आ जाए, एडब्ल्यूएस पे लगा के दे दोगे, माइक्रोसॉफ्ट का आ जाए माइक्रोसॉफ्ट पे लगा के दे दोगे, गूगल का आ जाए गूगल पे लगा के दे दोगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि गूगल क्लाउड को स्टार्ट किया जाए। बहुत सारे बंदे मुझे मैसेज किए कि गूगल क्लाउड का कब स्टार्ट कर रहे हो, तो आज ये गूगल क्लाउड का पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है ना। कल से हम लोग आज हम लोग इस इंट्रोडक्शन पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। 1 घंटा 20 मिनट वैसे भी हो गया, और कल मिलते हैं फिर हम लोग गूगल क्लाउड के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है ना। और गूगल क्लाउड का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये तो पहला वीडियो इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। अगला वीडियो मैं आप लोगों को गूगल क्लाउड के ऊपर अकाउंट वगैरह कैसे साइन अप करते हैं ये सिखाऊंगा, कितनी सर्विसेज आपको फ्री में मिलती हैं, कैसे सर्विसेज की बिलिंग मेंटेन करनी है ये सिखाऊंगा, ठीक है ना। कैसे कंप्यूटर लॉन्च करते हैं वो सीखेंगे, फिर धीरे धीरे इनकी नेटवर्क की सर्विस देखेंगे। नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्टोरेज देखेंगे, लोड बैलेंसर देखेंगे, ऑटो स्केलिंग हम लोग इनकी देखेंगे, इनकी डीएनएस की सर्विस देखेंगे, इनकी कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की सर्विस देखेंगे, इनकी कुबरनेटिस सर्विस देखेंगे हम लोग, इनका पूरा का पूरा सीआईसीडी की सर्विस देखेंगे। मतलब A to Z हम लोग यहाँ पर गूगल क्लाउड में भी डिस्कस करने वाले हैं। गूगल क्लाउड की वीडियो को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ, समझ लें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर हम लोग गूगल क्लाउड की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।